सीरियल किलर तान्या ताहिर नॉवेल केस नंबर 6। रात ऑथर मुकम्मल नशे में था। तभी वो एले को अपने कमरे में नहीं बुला सका और नशे की ज्यादती के बायस से वो जल्द सो गया। जबकि उसी मौके का फायदा उठा के नीनी ने एले को भगा दिया। एले सहमी हुई थी। वो जैसे ही दीवार फलांग को उतरी तो लगा किसी ने फौरन उसे पकड़ा हो। वह हैरान ही होती कि किसी के मजबूत दो बाजू उसके गिर्द हाइड हुए और वो उसे शाने पर लाद गया। वो आज़ाद होने के लिए जद्दोजहद करने लगी, लेकिन वो आज़ाद नहीं हो सकी और वो शख्स जो भी था वो नहीं जानती थी। उसे गाड़ी में डालने से पहले उसके मुंह पर एक बदबूदार रुमाल रख गया, जिसकी स्मेल से वो होश से बेगानी होगी। जबकि न्यूयॉर्क के सबसे बड़े महल में अगली सुबह बम की तरह सब पर गिरी थी। पार्कर एले को ही देखने आया था। ऑथर ने कहा था कि वो एले से रात ही साइन करा लेगा। अगर साइन करा चुका था तो एले को जानबूझकर आज वो हकीकत बताने आया था। मालूम नहीं वो इतना जालिम कैसे था, लेकिन कमरे में एले को ना पाके वो एकदम दूर हटा। नीनी को धाड़ कर बुलाया। एले कहाँ है? वो दौड़ा तो नीनी जरा कांपती हुई सी किचन से दौड़ कर आई। सर, एले मैम कमरे में है, वो बोली, जबकि पार्कर ने जब से उसे देखा। तुम उस गूंगी के साथ रहकर अंधी हो चुकी हो। अंदर मरो और देखो वो यहाँ नहीं है। पता करो कहाँ है। कहाँ है वो बोला तो नीनी अंदर दाखिल हुई। एले नहीं थी। शायद लॉन में हो, वो कह कर पलटी और लॉन में चेक करने लगी, लेकिन लॉन में भी नहीं थी। और उसके बाद पूरे घर में एले देख ली, मगर एले कहीं भी नहीं थी। पार्कर का मीटर खराब होना शुरू हो गया था। उसने नीनी को मारना शुरू कर दिया। तो जो उसकी हिफाजत के लिए रखा था वो भाग गई। वो उसे मारते हुए बोले, जबकि नीनी जमीन पर बैठती चली गई। पार्कर। इमलिया इस हंगामे से उठकर बाहर आई तो नीनी को पिटता देख जरा गुस्से से बोली, भाग गई तुम्हारी बेटी। इमलिया मैडम, भाग गई वो भड़क कर बोला। इमलिया जल्दी से एले के कमरे में गई। एले नहीं थी। कहाँ है एले? इमलिया ने नैना नीनी के बाल जकड़ लिया और उसको झंझोड़ कर बोली, जबकि नीनी कुछ नहीं बोली, बस कहती रही, मुझे नहीं पता मैम, रात वो कमरे में ही थी। पार्कर को ख्याल आया तो वो ऑर्थर के कमरे की तरफ बढ़ा और उसने बेटे को झंझोड़ कर उठा दिया। ऑर्थर बाप को देखने लगा। रात एले तुम्हारे साथ थी? नहीं, ऑथर थका थका सा बोला। तुमने पेपर साइन करा लिए? वो पूछने लगा बेताबी से। नहीं भाई, क्यों जगा रहे हैं, करा लूंगा साइन, वो चिढ़ कर बोला। ऑथर, एले घर से भाग चुकी है। वो गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया, जबकि ऑथर की नींद हवा हो गई। वो दौड़ के कमरे से निकला। एले के कमरे में झांका, अलमारी खोल कर देखा। उसके अंदर एक और कबर्ड थी, वहां देखा, एले नहीं थी। और उसके बाद पूरे मेंशन की हर मुमकिन जगह को छान मारा, मगर एले नजर नहीं आई। ऑर्थर गार्ड्स के सिर पर सवार हो गया। एले में इतनी जुर्रत अव्वल तो नहीं थी, और अगर आ भी गई थी तो उन सबके सामने से वो चली गई और ये सब अंधे खड़े थे। उसने गार्ड से दरियाफ्त किया, मगर कोई नहीं जानता था। ऑर्थर ने गुस्से से पागल होते सब गार्ड्स को थप्पड़ लगा दिए और दूसरी तरफ जोली ने मशवरा दिया कि कैमरे चेक किए जाएं, और वह सब उस रूम में आगे जहाँ सिक्योरिटी थी। इंडिया ने नीनी को मार मार कर नीला कर दिया था, मगर उन्होंने लाइल्मी का इजहार ही रखा और सारे कैमरास चेक किए, मगर बज़ाहिर कुछ नहीं दिख रहा था। और ऑर्थर की नज़र पिछले हिस्से पर पड़ी तो वहाँ बस एक साया सा दिखाई दिया, जिसकी कोई शिनाख्त नहीं रखी थी। उसने जूम भी कराया था, मगर सिर्फ स्याही थी और एले को उसकी गोद में और एले कूद कर उसकी गोद में गिरी थी। बस ये दिखाई दिया था। वो सब लब दबा गए। किसमें इतनी जरूरत है कि इस बिच का साथ दे? ऑथर ने टेबल पर गुस्से से मुक्का मारा और मुठियां भींच गया। किसमें? वो धाड़ा, जबकि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कहा था मैंने तुम्हें, साइन करा लो, मगर पार्कर जब्त करता बोला। डैट इनफ। ये मेरी न्यूयॉर्क है और यहाँ से कोई मेरी ही खरीदी हुई लड़की को ले जाए नामुमकिन है। मैं उसे कब्र से भी निकाल लूंगा, वो मुठियां भींचता बोला और पलट गया, जबकि पार्कर ने अब इमलिया का जीना हराम कर दिया था।
और जोलियन हंसता हुआ चला गया। मुझे क्या पता कहाँ गई है, कब भागी है, इमली गुस्से से चिल्लाई। बेटी थी तुम्हारी, तुम्हें नजर रखनी चाहिए थी। वो तो बिन पानी की मछली की तरह तिल मिला रहा था। तुमने नजर रखी हुई तुमने नजर रखी तो हुई थी उस पर, इमली ने गुस्से से कहा और तंज मारती कमरे में चली गई। पार्कर को इतना गुस्सा चढ़ा कि लाउंज की हर चीज तहस नहस कर दी। हेनरी कॉफी पीता हुआ जैक्सन के रूम में आया। अगर वो मेंशन में होते तो वो कभी इस तरह उसके रूम में कमरे में दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन सामने बेड पे पड़ी लड़की देख सारी कॉफी मुंह से बाहर फव्वारे की तरह निकल आई। जैक्स, वो चिल्लाया। जैक्सन अभी शॉवर लेकर निकला था। तुम आवारा कब हुए? हेनरी मजे से उस लड़की को देखते हुए सवाल करने लगा। न्यूयॉर्क की ऐसी हवा लगी कि न्यूयॉर्क का दिल ही उठा लाए। वाह यार, क्या टेस्ट है। सी हर ब्यूटी, मिस्टर माइस सब बोलता, छपके घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। तुमने मारा है इसको? वाइब्रो चुकाकर पूछने लगा। यार इतने जालिम नहीं बनते ब्रो, लड़कियां हुस्न है दुनिया का। तुमने एमी बैर बांध लिया है, हेनरी जरा गुस्से से बोला जबकि जैक्सन ने गहरा सांस भरा। अपनी बकवास को अपने अंदर रखो, ये लड़की न्यूयॉर्क की मालिक है एट द मोमेंट। व्हाट? हेनरी का मुंह खुल गया। हाँ, जैक्सन आईने में अपना अक्स देखता बोला। ये पार्कर की बेटी है। हेनरी खड़ा हो गया। सुतीली, वो फिर से बता गया। ये हाल उन लोगों ने किया है इसका। वो जैसे मामले की तह तक पहुंच रहा था। हाँ, मुझे शौक नहीं अपने से कमज़ोर मखलूक पर हाथ साफ करने का, वो बेजारियत से बोला। हाँ, ये तो मैं भूल गया था। वो सर थाम गया। बट शी इज़ टू मच ब्यूटीफुल। वैसे ये सो रही है या बेहोश है? हेनरी ने चेक किया। सांसें तो नॉर्मल ले रही थी। मैं भी ये सोच रहा हूँ, मरी तो नहीं है। फिर किडनैप होने के बाद कौन इतनी गहरी नींद सो सकता है? जैक्सन लड़कियों के मामले में बिल्कुल ही नाबल था। हेनरी अकड़ कर उठा। देखो मेरे भाई, लड़कियों की बायोग्राफी जानना चाहते हो तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस वक्त इस लड़की की इतनी गहरी नींद है, इतनी गहरी नींद के दो असबाब हैं। पहला कि हम लड़के इन बेचारे को इतना थका देते हैं कि ये ऐसे बिल्कुल ऐसे ही सो जाती हैं। जी, जैक्सन ने एक लफ्ज़ में बात खत्म की। हाँ, दूसरी नज़र में वरना तो प्यार बहुत आता है ऐसी सिचुएशन में। हेनरी की बात पर जैक्सन ने बेजारियत से उसे देखा। ओके, दूसरी बताता हूँ। दूसरी ये कि यकीनन ये लड़की पिछली जगह की निस्बत यहाँ पुरसकून है, तभी अगली पिछली नींदें पूरी कर रही है। मेरे पास किसी चौंसले का वक्त नहीं है। इसको उठाओ, मुझे इससे कुछ पेपर साइन कराने हैं बस। जैक्सन उसकी बकवास से थकता हुआ कह के बाहर निकल आया। लेट मी एक्सप्लेन ब्रो, कि अपने तरीके से उठा सकता हूँ। वो पूरे दांत निकालता पूछने लगा। जैक्सन दांत पीस कर उसे देखने लगा। टाइगर, उसने आवाज़ लगाई। और इतनी सी जगह में वो जिस तरह दौड़ कर आया, हेनरी की जान निकल गई। अगर ये इस लड़की के करीब भी जाए तो चीर फाड़ देना। भाई हूँ मैं तुम्हारा, हेनरी चीखा। मुझे सगे पसंद नहीं, तुम तो फिर चचा दो। वो शाने उचका गया। लाना तैयारी पर, अपने पालतू का खाना बना रहे हो जैक्सन, हटाओ इसे। वो चीखा और उन दोनों की चीखो पुकार और टाइगर के गिराने पर एले की आंख खुल गई। वो वाकई इतनी बेफिक्री से पहली बार सो रही थी। वो उठी और आंखों के सामने एक जिंदा तेंदुए को देखकर वो चिल्ला सकती थी। वो चिल्ला सकती होती तो चिल्ला उठती। वो एकदम दूर भागी थी और जैक्सन के टाइगर ने अजनबी को देखा तो एकदम उस पर चिपटने लगा। क्या हेनरी पकड़ते पकड़ते रह गया और बेड पे बेचारी वो लड़की और बेड पर ही टाइगर चढ़ा। जैक्स, हेनरी की परेशान आवाज पर जैक्सन उठकर अंदर आया और मंजर देखकर उसने सहूलत से टाइगर को पुकारा और उसकी तनबिया पुकार सुनकर टाइगर पीछे हट गया और मालिक के पाँव में ऐसे लिपटा जैसे बिल्ली हो। हेनरी और एलिफ फक नजरों से
उसे उसके पाँव में देख रहे थे। कुछ खिलाओ पिलाओ इसको और उसके बाद दो टूक काम कराकर निकालो इसे यहाँ से। और सर तेवरों में कह के पलट गया। जबकि एलो को लगा वह दोबारा बेहोश हो जाएगी। वो वो यहाँ कैसे? वो तो भागी थी वहां से और उस आदमी के पास। वो उसको पसंद नहीं करती थी। ये आदमी भी पार्कर की तरह जालिम था। वो जल्दी से बेड से उठी। उसकी टांग की आवाज़ कपकपा रही थी। हेनरी ने गहरा सांस भरा। इजी हो जाओ लिटिल एंजल, वो आहिस्ते से बोला। एलिन नरम रवैयों की आदी नहीं थी। वो सब ये ड्रामा समझ रही थी। तब भी वो डर रही थी। ओके, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सीरियसली ओके। और ये ले लो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हेनरी ने मुस्कुराकर अपने हाथ की छोटी उंगली उसकी सीमत की। एले पटपट आंखें पटपटाती उसे देखने लगी। ये कैसा प्रॉमिस था? लेकिन वो इस लफ्ज से भी नाशना थी, क्योंकि आज तक किसी ने उसे वादा नहीं लिया था। वो भी इसलिए कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पिंकी प्रॉमिस भी लड़कियों का फेवरेट प्रॉमिस होता है। हेनरी आंख दबाता बोला जबकि एले को कुछ याद आ गया। बचपन में शायद उसने अपनी एक स्कूल फ्रेंड से अपना फेवरेट प्रॉमिस किया था और वह पिंकी प्रॉमिस ही था। और इसे हमेशा पिंकी प्रॉमिस सच्चा लगता था, जो कि उसकी फ्रेंड ने निभाया भी। अगर वो शहर न छोड़ती तो उसने शहर छोड़ दिया और एले हाल से बेहाल हो गई। एले नम नजरों से उसे देखने लगी। ओ, तुम रोने क्यों लग गई? देखो, इजी हो जाओ। यहाँ मेरा एक पागल भाई, उसका पालतू, ये मनहूस सांड जैसा टाइगर, और मेरे अलावा कोई नहीं। और मैं तो निहायत शरीफुन नफ्स इंसान हूँ। वो बोला जबकि एले की जानिब फिर से हाथ बढ़ाया। एले मालूम नहीं क्यों कपकपाते हाथों से उसके हाथ की छोटी उंगली थाम गई। डेट्स ग्रेट स्वीट हार्ट, वो मुस्कुराया और एले मुस्कुरा भी न सकी। वो खौफजदा थी। ओके, तो मेरा नाम हेनरी है, हेनरी जैकोब रोबो, उसने तफसील से बयान किया। तो एले ने झटके से पलके उठा के उसकी जानिब देखा। जुबान से तो क्या बोलती, लेकिन पहचान गई थी। रोबो फैमिली, रोबो फैमिली। अगर यहाँ थी तो पार कर इतने सुकून से क्यों था? यानी तुम हमारे बारे में जानती हो? हेनरी मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? हेनरी ने जानना चाहा जबकि एले कुछ नहीं बोली। क्या हुआ? बताना नहीं चाहती? वो सवाल करने लगा। एले फिर भी कुछ नहीं बोली। क्या हुआ? तुम बोल नहीं सकती, हेनरी ने मजाक में कहा जबकि एले ने जैसे ही सर हिलाया। हेनरी एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। तुम वाकई बोल नहीं सकती? वो अफसोस से पूछने लगा। और एले को लगा अब वो भी उसे नफरत से धोकार देगा। लेकिन हेनरी की तबीयत ऐसी नहीं थी। वो लड़कियों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा ही फ्री था। उसे चंद लम्हे सोचा और शाने झुका गया। कुछ नहीं होता, मैं तो बोल सकता हूँ ना। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे हिस्से का मैं बोल लूँगा, वो मज़े से बोला। एले के चेहरे से परेशान कुन तनाव कुछ कम हुआ और वो हेनरी को फिर से देखने लगा। "उम्म, अब तुम फ्रेश हो और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे," उसने कहा तो एले सर हिला गई। अगर उसे किसी बात की खुशी थी तो ये थी। रोबो फैमिली न्यूयॉर्क में थी। वो वॉशरूम में चली गई और हेनरी बाहर आ गया। होगी तसल्ली तुम्हारी? लैपटॉप पर कुछ टाइप करते जैक्सन ने पूछा। वो बहुत इनोसेंट है यार, तुम उसको दोबारा पार्कर के पास फेंक दोगे, ये ज्यादती है। उसके चेहरे पे निशान तो देखो, हेनरी ने कहा। वो हमारे लिए मैटर नहीं रखती। पार्कर न्यूयॉर्क से निकलेगा तो उसे भी यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रोबो फैमिली का राज दोबारा चाहता हूँ, जैक्सन ने मुद्दा बयान किया। तो एक बेबस लड़की के होने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लड़कियां सिर्फ नुकसान होती हैं, समझे तुम? ज़्यादा अब्बू ना बनो। उसका जितना काम है, जितना काम कहा है करो, जैक्सन दुपट कर बोला। जैक्स, यार कम से कम हम उसे पर्ल और हेजर के पास छोड़ सकते हैं। हेनरी, जैक्सन भड़का। तुम कुछ भी करो, उसे दोबारा पार्कर के पास जाने नहीं दूंगा। डोंट टेल मी तुम्हें पहली फुर्सत में वो लड़की पसंद आ गई है। पसंद बात की है। मुझे तरस उस पर ज़रूर आया कि वो बोल नहीं सकती और क्या क्या सहती होगी।
हेनरी बोला और नाश्ते के लिए ब्रेड पर उसने जैम लगा लिया, क्योंकि आजकल वो दोनों भी यही खाकर गुजारा कर रहे थे। जैक्सन ने सर झटका और वो उन बातों का ना आदी था और ना ही आने वाला था इन बातों में। यार वो हमारे बारे में जानती है, रोबो फैमिली के बारे में, हेनरी एकदम बोला। जैक्सन खामोशी से उसे देखने लगा। कैसे? वो कुछ हैरानगी से बोला। ऑफ कोर्स, उसका बाप हमें गालियां देता होगा तो उसने सुन लिया होगा। हेनरी हंसा। जैक्सन फिर से काम में लग गया। एली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकल कर आती, तभी वो कमरे में चली गई थी और हेनरी भी उसका नाश्ता कमरे में ले गया। ओह, तुम फ्रेश हो गई हो, काफी अच्छी भी लग रही हो, हेनरी मजे से बोला, जबकि जैक्सन खौफसदा सा रह गया और हेनरी एले को कंफर्टेबल कर रहा था। उसने उसके आगे नाश्ता रखा तो एले खाने लगी और हेनरी ने उसे दूध पी दिया जिसका वो बार बार रखते थे। और हेनरी इतना बोलता था बाकी एले को ऐसे नहीं लगा कि वो बोल नहीं सकती। देखो एले, मैं लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, क्योंकि लड़कियां मेरे लिए कुछ और मामलात में ज़रूरी हैं, लेकिन तुम हो अलग लड़की, तो मैं खुद ब खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। देखो, मज़े की बात है, मेरे डैड देख लें तो गश खा जाए। खैर गश तो वो बाहर बैठा सांड भी खा रहा होगा। चलता है मुझसे, कहाँ उसके इतने मसल्स के लड़कियां उस पर मरे। वो बोलता चला गया। एले को एहसास हुआ कि वो मुस्कुरा रही है। एक मिनट, एले की स्माइल रुक गई। नहीं नहीं, वैसे ही रुक जाओ। वो उसे वैसे ही स्माइल करते हुए रुकने का कहने लगा और एले उसकी बात मान गई और हेनरी उठा। यार वो तुम जो अपने जख्म पर मेडिसिन लगाते हो और 1 मिनट में ठीक हो जाते हो, वो कहाँ है ट्यूब? उसने जैक्सन के सारे बैग की तलाशी ले ली और जैक्सन ने खींच कर लात मारी तो हेनरी सोफे के पास जा गिरा। हेनरी कमर पकड़ता चिल्लाया और एले दौड़कर बाहर निकली। तमीज़ है तुम्हारे अंदर, ये मेरा सामान है, तुम्हारे बाप का नहीं। वो धाड़ा। एले खौफसदा से उसे देखने लगी। मर जाओ जैक्सन तुम, हेनरी गुस्से से बोला। दवाई दो मुझे। ठीक तो वो था। जैक्सन ने दांत पीस कर उसे वो मेडिसिन दी और हेनरी ट्यूब छीन कर मुड़ा तो एले खौफसदा से उन्हें ही देख रही थी। इजी हो जा स्वीटहार्ट, मेरा भाई पागल है, ये आपसे बीमारी है, कुछ नहीं होता। वो सुकून से चलता जैक्सन को सुलगाता उसे लेके कमरे में चला गया, जबकि उसने एले के जख्मों पर दवाई लगाई और उसे दूध के साथ मेडिसिन लेने का कहा, जिस पर वो साफ मुकर गई कि वो दूध नहीं पिएगी। पानी पी लो फिर। हेनरी चाहता था बस वो जख्मों की तकलीफ से निकले। वो पानी से पी गई तो हेनरी हल्का सा मुस्कुराया। तुम जानती हो तुम कौन हो? वो पूछने लगा। एले मासूमियत से सर नफी में हिलाने लगी। हेनरी हंसिया और तभी जैक्सन की आवाज पर मुड़ा। दादा की कॉल है। उसने मोबाइल उसकी जानिब उछाला जिसे उसने कैच कर लिया। एले सर संभल के निगाह झुका गई कि जैक्सन उसे ही देख रहा था। यस दादा। ओके, क्या मैं थोड़ी देर? अच्छा भाई, अभी आता हूँ। वो चीड़ कर बोला और उठ गया। जैक्सन की जानिब मोबाइल उछाला जिसे उसने एक हाथ से कैच कर लिया। ओके हनी, मैं कुछ देर तक आता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लेकर आऊँगा। वो बोला। उसका नाम नहीं जानता था। उसने बहुत सारे उसके नाम रख दिए थे और एले डर गई थी, नफे में सर हिलाने लगी। हेनरी ने मुड़कर जैक्सन को देखा। तुम जाओ। शट अप, मेरे पास बच्चों को संभालने का वक्त नहीं है। मुझे 2-4 बातें जाननी है, बस निकलो अब यहाँ से। वो बोला, जबकि हेनरी उसे आंखें सुकेट कर देखने लगा। घबराना मत हनी, ये लड़कियों से ऐसे भागता है जैसे लड़कियां छिपकलियों से। तुम तो वैसे भी नहीं बोलती। 2-4 बातें पूछेगा बस सर हिला देना। मैं यूं गया, यूं आया। दादा का हुक्म नहीं टाल सकता, वरना वो बम यहीं फेंकवा देंगे। वो उसका गाल थपथपा कर बोला। एले जरा संभल गई। उसे किसी ने पहली बार छुआ था
वो ज़रा दूर हुई और हेनरी बाहर निकल गया। एले ने सांस हलक में उतारा और बस दिल किया कहीं गुम हो जाए। यकीनन उसे रात यहाँ लाने वाला यही शख्स था। जैक्सन पीछे हट गया और एले की जान में जान आई। वो उठी और आराम से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नाकामी ही हुई क्योंकि दरवाज़ा टूटा हुआ था। लेकिन वहाँ एक कबर्ड थी और उसका छुपने का शौक भी पूरा हो जाता। वो कबर्ड में बिना आवाज़ के दबक कर बैठी, जबकि जैक्सन बामुश्किल ही से उसे ही जानना चाहता था कि उसने कभी किसी पेपर पर साइन किया है, लेकिन वो वहाँ से गायब थी। वह जब्त से कबर्ड की तरफ बढ़ा और कबर्ड झटके से खोला। एले मुंह पर हाथ रख गई। वो छुपती थी तो उसे कोई 2 लम्हों में नहीं ढूंढ पाता था। फिर उसने कैसे ढूंढ लिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ लिए उसे देखने लगी। बाहर आओ, जैक्सन दूर होकर संजीदगी से बोला और एले को बाहर निकालना चाहा। जहाँ बैठी थी वहां जाकर बैठो, उसने ऑर्डर दिया और सहमी हुई नजरों से उसे देखते बैठ गई। उठाओ ये गिलास और पियो। वो वो अगला हुक्म देने लगा और एले की आंखों में आंसू भर के। मैंने कहा ड्रामा नहीं चलेगा। बच्चे नहीं हो तुम, पियो उसे। वो झाड़ कर बोला, जबकि वो बिल्कुल नहीं हिली अपनी जगह से। जैक्सन ने दूध का गिलास उठाकर उसके लबों से लगा दिया। ड्रैंक, वो सख्ती से बोला, लेकिन वो फिर भी नहीं पी रही थी। और अचानक टाइगर को अपने मालिक के पास आता देख वो दूध पी गई, जिससे तो वो बचपन से भागती थी। वो सारा गिलास पी गई और खौफसदा से उसे देखने लगी। जैक्सन शदीद तप गया। उसे डरने की बजाय वो टाइगर से डर रही थी, यानी उसको निगलेक्ट कर रही थी। जैक्सन ने ग्लास साइड पर रखा। गेट आउट टाइगर, वो बोला तो वहां से निकल गया। जैक्सन उसके सामने बैठ गया। मैंने तुमसे ये जाना है कि तुमने आज तक पार्कर के कराए गए किसी पेपर पर साइन किए हैं। वो सख्ती से पूछने लगा। एले ने सर उठाकर देखा तो उसके मसल्स पर निगाह गई। उसके बाजू पर उसके पालतू तेंदुए का टैटू था। वह सहम से गई और दरवाजे को देखने लगी। जवाब तो वो बरहमी से बोला। एले नफी में गर्दन हिलाने लगी। हम्म, क्या वो करवाने वाला था? वह जानना चाहता था वो लोग कितना इस मामले में एक्टिव हैं, और उसे ओथा की बात याद आ गई। वह सर फिर से हिला गई। जैक्सन खामोश होकर उठ गया। वो बाहर निकल गया। उसे ज्यादा उस लड़के से कोई बात नहीं करनी थी। जैक को वह सब बता चुका था। वो एले को उठा चुका है और जैक बेहद खुश हुआ था। और उसने कहा था कि वो पेपर्स का अरेंज खुद करेगा। बस उस लड़की को अब किसी के हाथ मत लगने देना।